तो वेलकम बैक है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैक बोर्ड में क्लास 11th जो भी हो, वो अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट को हो, ये सबके लिए वीडियो है जिनका इंग्लिश कोर है। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश कोर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और आप वीडियो का एंड तक बनने रहना, आपको हर एक चीज सिंपली बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो तुम्हारे फायदे की बात है भाई, ये कर लोगे तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बात ये है कि इसका जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है, आ रहा है वो इसके ग्रामर के सेक्शन का ना मैंने करा रखा है पहले से ही। ठीक है, इसमें जो ग्रामर का पूछे गया, जैसे तुम्हारे नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर्स, इस सब इन सब टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 7 5 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए मैंने टोटल क्वेश्चंस करवाए हैं कितना, एटलीस्ट आप कम से कम तो आपको 50 प्लस 60 प्लस सवाल मैंने इसके कराए हुए हैं। ठीक है, दो अलग अलग वीडियो में करा के रखा है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लेना। तुम्हारा नोटिस राइटिंग, लेटर का, आर्टिकल का कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जल्दी से इस पे बात कर लेते हैं ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तुम्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और आज भी यही करूंगा। एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, सो पेशेंटली आराम से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं भाईजान, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करोगे, आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ये सब लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लोगे, 40 मार्क्स, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ये आपका पढ़ने का काम है। ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ देखो पैसेज है हमारे पास एक, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिया गया पैसेज पढ़े एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उत्तर दें फ्रॉम 1 to 5। 5 क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है, और ये है बेसिकली हमारे पास पैसेज, और ये हमें पैसेज पढ़ना है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ, और मैं पढ़ते जाऊंगा और तुम्हें समझाते जाऊंगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इतना बड़ा है, इसे सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं। ये हो गया अंडरलाइन। चलो भाई, तो ये कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड अ सिग्निफिकेंट अटेंशन इन रिसेंट ईयर एज अ वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन सोशल फॉसिल्स फ्यूल एंड कॉम्बैट टू क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो कंसेप्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट अटेंशन गेन किया, अटेंशन खींचा है इन रिसेंट टाइम्स, मतलब हाल ही के समय में। किस लिए, एज अ वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। ये इसलिए इसने क्या बोलते हैं उसको, सिग्निफिकेंट अटेंशन खींचा है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वे है, किसके लिए, तो हमारा जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल पे, उसको घटाने के लिए, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। कॉम्बैक्ट मतलब होता है क्लाइमेट चेंज, बाकी आप इसका मतलब समझ होंगे। और क्या है, सोलर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यही है, मतलब जो सोलर सोर्स, मतलब जो सोलर विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जियोथर्मल है एंड बायोमास, ये सब एग्जांपल्स है रिन्यूएबल एनर्जी के। आगे इसमें बोला है these sources are considered renewable because they can replenish naturally, unlike fossil fuel which take millions of years to form एंड आर फाइनाइट। मतलब कि ये जो सोर्स है, इन्हें हम लोग रिन्यूएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये है ना, खुद से अपने आप बन जाती है। ठीक है, ये खुद से अपने आप बन जाती है, रेप्लेनिश हो जाती है नेचुरली। और अनलाइक इसके तरह नहीं है, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स के तरह नहीं है, विच जो कि टेक लेता है, मतलब जो समय लेता है कितना, मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों समय लेता है टू फॉर्म, बनने में, एंड आर फाइनाइट, और ये लिमिटेड है। ठीक है, और क्या है, वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जो रिन्यूएबल एनर्जी का एडवांटेज है वो ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब
और एनवायरनमेंट को ये हार्म नहीं पहुंचाता। और क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, जिससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज में है पॉजिटिवली चेंज आता है, नेगेटिवली ये इफेक्ट नहीं करता है। दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये है ना, जो पॉल्यूशन करने वाले एयर हवा होते हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं करते, उनका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अनदर एडवांटेजेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलायबल स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इसका अदर क्या बोलते हैं, इसका एडवांटेज है कि ये है ना स्टेबल और रिलायबल, मतलब जिसमें हम लोग निर्भर आराम से कर सकते हैं विदाउट कोई टेंशन, ऐसा एनर्जी ये देता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट can operate for a long period of time without interaction and solar panel can generate electricity on, ये क्या है, generate electricity even on cloudy days. Also renewable energy sources are becoming more affordable as technology improves and economical scales are achieved. मतलब कि है जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी को और एक्सेस करते जा रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हें थीम समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो 6 मिनट का हो गया वीडियो, इसको पढ़ते पढ़ते अब आगे तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो मैंने आपको ये समझा दिया ना, अब आपको खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम ये पढ़ोगे और आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियो थर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने आपको पढ़ाया, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, हो गया, ये हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म, तो कौन लेता है लाखों समय बनने में, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल फॉर एयर पॉल्यूटेंट्स, अभी अब मैंने आपको पढ़ाया था सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। क्या फोर्थ नंबर है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, दैट इट लीड टू द क्लाइमेट चेंज, नहीं भाई इससे क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये गया। इट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, देखो डिप्लीशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज का मतलब होता है बहुत सारे रिसोर्सेज को ये खत्म कर देता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, यस बिल्कुल ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 5 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एज द सेम जेनरेट फ्रॉम द पैसेज, बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपसे जेनरेट का सिनोनिम पूछ रहा है। तो देखो भाई ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जनरेट का, हाँ जनरेट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा प्रोड्यूस, तुम्हें इसमें चाहिए तो यहाँ पे प्रोड्यूस तुम्हें मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस यहाँ पे है ना, यही हमारा है, तो प्रोड्यूस हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 5, फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, सो प्रोड्यूस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी ग्रामर सेक्शन शुरू हो गया, मैंने जो आपको शुरू में बताया वो आप फॉलो जरूर करना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ये सब ना उसमें भी कराया हुआ है, और सबसे मजे की बात पता है क्या है, ये सब पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो एब्रिविएशन लोग कहाँ यूज करते हैं फ्रीली, ये हम यूज करते हैं नोट मेकिंग में, ठीक है, नोट मेकिंग में। और है द समरी ऑफ पैसेज कंटेन, देखो भाई तुम कोई भी अगर पैसेज लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हो, अगड़म बगड़म बात, इधर उधर की बात नहीं, तुम ऑन टू द पॉइंट बात लिखते हो, ऑन टू द पॉइंट बात मतलब मेन आइडिया लिखते हो, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेन आइडिया। 8 नंबर सवाल है, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, बेसिकली ऐसा है कि जो फॉर्मल लेटर होता है तो उसका ना जो स्टार्टिंग होता है कैसे होता है, तो वो ऐसे डियर या फिर सर करके या फिर मैडम करके स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर में आप देख लो ऑप्शन में कैसे है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी, डियर सर मैडम हेलो हाय कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस वन। अगेन 9 नंबर है, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, आप हमेशा ये मतलब रट लो, कभी भी एडिटर को अगर लेटर होता है तो हम लोग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, और ये पूछा गया सवाल है, ये 12th के भी मॉडल पेपर में था, और ये पूछा है 12th के कोर में, और ये मैंने कराया भी था, ठीक है। ये पता ये जो अभी 3 सवाल है ना, ये सब लगातार पता है 12th के कोर में पूछे गए सवाल हैं, और ये 11th में तो पूछे ही गए हैं, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, कर लो। क्या है नेक्स्ट है, व्हाट शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं लिखना चाहिए भाई, अगर तुम रिपोर्ट लिखोगे किसी के ऊपर
तो अब किसी के प्रेम प्रसंग के बारे में थोड़े ना लिख दोगे कि किसी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, वो सब नहीं लिखोगे ना। तो वो प्रेम प्रसंग क्या होता है, ये होता है पर्सनल चीज से, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर जाएगा पर्सनल कमेंट। पर्सनल चीज नहीं लिखते भाई हम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। बेसिकली जो हम नरेशन लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये इसका टेंस कौन सा होता है, बेसिकली ये हमसे पूछा है। प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब एक तुम बात सुनो, मान लो अगर तुम डायरी लिखते हो, मतलब आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं उसके साथ गया था, वो आई थी, और बाकी तुम समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आज मैं उसके साथ गया, वो आज मुझसे मिलने आई थी, वो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो ये सब क्या है, ये सब है पास्ट फॉर्म। तुम ऐसे तो नहीं लिखता ना, मैं गया हूँ, वो आई है, वो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ऐसे तो नहीं लिखते हो ना डायरी में, चाहे लिखोगे भी नहीं ऐसे। और जो लिखता है ना, तो भाई तुम उसके साथ रहना छोड़ दो, ठीक है। हमेशा पास्ट में लिखते हो, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, 12 नंबर सवाल है, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। अब देखो भाई, तुम अगर मान लो आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे पैराग्राफ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ की चीज के बारे में अगर हम लोग लिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो किसके बारे में लिखा हुआ है। हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अगर आप कोई चैप्टर भी लिखते हो ना, तो आप चैप्टर का नाम लिखते हो, तो बेसिकली वो जस्ट टाइप का इंट्रोडक्शन हुआ, तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। आप कुछ भी लिखोगे तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो भाई, इन आर्टिकल राइटिंग, अब अगर मान तुम आर्टिकल लिख रहे हो, लिखते लिखते अब तुमने उस पर कंक्लूजन लिख दिया, तो कंक्लूजन में तुम क्या लिखोगे, तुम कंक्लूजन में तो ये नहीं लिखोगे इसमें इसमें ये सारा कमी है, क्योंकि ये देखो, ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। अच्छा तरीका माना जाता है ना, कि जैसे कि आपने कुछ भी आर्टिकल लिखा, तो ये लिख दिया, अब जब आप उसे एंड कर रहे हो, तो आप उसे सजेशन दो कि ये सब चीज ऐसे ठीक की जा सकती है, तो आप सजेशन दोगे, और किस आधार पे आप सजेशन दे रहे हो वो भी आपको देना होगा, ठीक है। इसीलिए ये बोथ ए एंड सी, सजेशन एंड रिमीडियल मेजर्स, किस आधार पे आपने दिया, ये सारा आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। इसलिए ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा था, ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हम लोग कहते हैं पारा जंबल, ठीक है। इसमें इसे हम लोग कहते हैं पारा जंबल। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई एक सेंटेंस होता है, उसे ना ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस में हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग को सजाना होता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। बट बेसिकली तुमसे ऐसा पूछा नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ये जंबल किया हुआ है, ये एक पैरा जंबल ही है, तो मैं आपको पैरा जंबल करना सिखा देता हूँ। देखो, ये देखो कितना वाहियात लिखा हुआ है, आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशियन। कभी ऐसे तुमने सुना है? तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें दो तरीके से बताऊंगा। एक तो जो तुम्हारे पास दिमाग है, तुम दिमाग का यूज करके, और एक और है जो ट्रिक का यूज करके, ठीक है। तो और ये कैसे क्वेश्चन होगा, अगर तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज भी होगी ना इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, तो तुम आराम से ये करके लेके जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं सिखाता हूँ। देखो, तुमने कभी इन, देखो क्या है ना, आइलैंड इज द श्रीलंका, आइलैंड इज द श्रीलंका कुछ होता नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपको ये पकड़ना है, और इंडियन ओशन से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, आइलैंड से भी स्टार्टिंग हो नहीं सकती, हाँ श्रीलंका से स्टार्टिंग हो सकती है। तो जहाँ श्रीलंका होगा आप उसे देख लो, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में श्रीलंका है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी में भी श्रीलंका है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर सी गया, बचा ए बी और डी। तो देखो, अब तुम दोनों को पढ़ लो, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, बिल्कुल ये सही लग रहा है। नीचे वाला पढ़ते हैं, श्रीलंका इज द आइलैंड, इज द आइलैंड नहीं होता है भाई, इज द आइलैंड क्या होता है, द इंडियन ओशियन होता है, ठीक है। द आइलैंड कभी तुमने सुना है, द आइलैंड नहीं, तो इसलिए ये भी गया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, इन
द इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही मीनिंग भी दे रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और नहीं तो फिर तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद आएगा वर्ब, श्रीलंका सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब आएगा इज, फिर एन आइलैंड इन, और देखो इंडियन ओशन, ओशन के साथ हमेशा हम आर्टिकल लगाते हैं द, इसीलिए इसमें आया द, ठीक है। आइलैंड के साथ हम आर्टिकल थोड़े लगाते हैं, हम जैसे हो गया बड़ा बड़ा फिलीपींस, एक याद रखना, फिलीपींस के साथ हम द लगाते हैं, आइलैंड के साथ द नहीं लगाते हैं, माउंटेन्स के साथ द लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गंगा नदी के साथ द लगाते हैं, अर्थ के साथ, मून के साथ, सन के साथ, इन सब के साथ द लगाते हैं, इसलिए श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट सवाल है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, वही है, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो भाई, इसे भी मैं बताता हूँ, यहाँ क्या है क्वेश्चन, वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, द ड्रामासिस्ट द शेक्सपियर। आपको समझ में आ गया, ये शेक्सपियर के बारे में कुछ है, बट ये बहुत फालतू लिखा हुआ है, कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो आप देखो, शेक्सपियर, आपको यहाँ पे एक चीज मिल रहा होगा, शेक्सपियर एक राइटर है, बहुत महान राइटर हुआ, तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा सब्जेक्ट। तो जो शेक्सपियर से शुरू होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। देखो शेक्सपियर से यही शुरू है, ऑप्शन नंबर ए में शेक्सपियर से शुरू है, डी में नहीं शुरू है, सी में नहीं शुरू है, और डी में शुरू है बट 10 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हम ए और सी को भी मानते हैं सही, बट आप एक बात याद रखें, 10 शेक्सपियर कुछ नहीं होता। हाँ, 10 शेक्सपियर होता जब हम इसे बोलते हैं इसे मतलब हम लोग को ग्रामेटिकली कहते, मान लेते स्पेसिफिक करके अगर हम बोलेंगे ना तब हम द लगाएंगे, बट यहाँ स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही। अगर आप, बट फिर भी आप इसमें मैच कर लो, आपको दो ऑप्शन मिल गया ना, तो आप इन दोनों को मैच कर लो, जो बढ़िया होगा वो आंसर जाएगा। तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, और द शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ एक तुम बात जानो, कभी भी ग्रामर का रूल है, कभी भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, जैसे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ये जो होती है ना ग्रेटेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। तो देखो मतलब हमारा सेंटेंस शुरू होगा शेक्सपियर का, शेक्सपियर से, और ग्रेटेस्ट के साथ द भी आएगा, और जो आपको सिर्फ मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में देखने, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ब्रेड एंड बटर, ये भाई आगे तुम्हें पटकी देने वाला सवाल, ठीक है। अब तुम देखोगे ब्रेड है, बटर भी है, दो चीज है, प्लूरल आ गया है, आर लगा दो, बट तुम यहाँ तुम लगाओगे आर और तुम्हारी भैंस चल जाएगी पानी में, इसका आंसर होगा इज, ब्रेड एंड बटर इज आर डेली ब्रेकफास्ट। तो देखो, तो बोलो ऐसे कैसे ब्रेड एंड बटर इज हो जाएगा, ये तो दो हो गए, दो हो गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल होंगे तो आर आना चाहिए, बट भाई ऐसा नहीं है। ये जो ब्रेड एंड बटर होता है, ये होता है कॉम्बो, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बो सब्जेक्ट, ये एक साथ आते हैं और ये सिंगुलरली ही काउंट होते हैं, समझे। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियज, ये सब सुनने में तो डबल डबल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बट ये सब होते सेम है। अभी तुम्हारे ब्रेड एंड बटर दिए गए, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें राइस एंड करी दे दे, हो सकता है तुम्हें एग्जाम में हॉर्स एंड चैरियट दे दे। तो याद रखो हमेशा, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड चैरियट, राइस एंड करी, ये सारे है ना सिंगुलर ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो आई फेल मतलब मैं गिरा, वेन कब, आई डैश द रोड, तो मैं गिरा कब, वेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, और इससे सेंस भी बढ़िया आएगा, मतलब मैं गिर गया वेन, जब आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। अब लगा दो, मान लो तुम इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा दो, तो आई क्रॉस रोड, तो ये प्रेजेंट में होगा, तो मैं गिरा जब मैं क्रॉस करता हूँ, अरे ये तो कोई सेंस ही नहीं देगा, जब मैं क्रॉस करता हूँ तो गिरा, ये क्या होता है, ये तो कुछ सेंस भी नहीं दे रहा। सेकेंड नंबर लगाओ, आई फेल व्हेन आई क्रॉस द रोड, मैं गिरा जब मैंने रोड क्रॉस कर लिया, अरे भाई जब तूने क्रॉस कर ही लिया तो तू गिरा कैसे, सेंस ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। नेक्स्ट लगाओ, आई फेल मैं गिरा व्हेन आई, अब यहाँ देखो आई के साथ इज कभी लगता है, आई इज द रोड, आई इज क्रॉसिंग रोड, आई के साथ तो इज नहीं लगता, मान लो तुम यहाँ आई एम भी लगा लो, तो आई एम क्रॉसिंग द रोड, ये सेंस क्या देगा, मैं गिरा, आई एम क्रॉसिंग, व्हेन आई एम क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो मैं गिरा कैसे, ओके। तो इसीलिए जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट, दैट इज
व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं क्रॉस कर रहा था तब वो गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट है यू। अब यू के साथ देख लो भाई, यू डैश लीव नाउ यू, तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मे हो जाएगा। मे ही है जो एक ऐसा सेंस देगा। माइट तो पास होगा, पास्ट का बताता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। सेल और विल से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ देखो डैश यू स्विम, इसमें तो आपने तो बहुत बार पढ़ा भी होगा, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो यहाँ बढ़िया जो है ए ऑप्शन बैठ रहा है, तो कैन यू स्विम भी होगा राइट आंसर। 20 का है, 20 का देखो अब ये आ गया तुम्हारे लिटरेचर से। ठीक है, तो बढ़िया से सुनना आराम से। मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें तुम्हें अच्छा लग रहा होगा सॉल्यूशन, जिस तरह से एग्जाम्पल देके तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर्स टू, जो वो जो फोटोग्राफ वाला पोएम था उसमें बिग गर्ल कौन थी, बिग गर्ल से पोएट की मदर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम द लैम्ब्रेनम टॉप। जो बेसिकली ये जो पोएम है द लैम्ब्रेनम टॉप, उसमें किस मंथ का जिक्र किया गया था, उसमें हमारा सितंबर महीने का जिक्र किया था जिसमें टीचर्स डे होता है। 22 नंबर सवाल, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड। जो वॉइस ऑफ रेन है उसमें किसे पर्सोनिफाइड किया गया था, तो बेसिकली इसे रेन को पर्सोनिफाइड किया था। पर्सोनिफाइड मतलब किसी भी निजी वस्तु को आदमी की तरह दिखा देना। ठीक है, जैसे वो बोल सकता है, हम उसकी भाषा समझ सकते, जिस तरह से आप कार्टून में देखते हो, एकदम बिल्ली कुत्ता भी इंसान की भाषा समझते हैं और इंसान जैसा रहते हैं, तो ये उसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। 23 नंबर सवाल है, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्ड इन। बेसिकली एक आदमी वो अपना खोया हुआ बच्चा फाइंड कर सकता है कहाँ, तो फेस ऑफ चाइल्ड। ये है हमारे बुक से सवाल। ठीक है, 24 नंबर सवाल, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक्स लाइक स्ट्रेंजर। कौन है जो अकॉर्डिंग टू पोएम का अकॉर्डिंग कौन स्ट्रेंजर की तरफ बोलता है, तो ये हमारा हो जाएगा फादर एंड सन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 नंबर सवाल है, व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर accompany to his school because it was attached to the temple। क्योंकि वो टेम्पल से बहुत ज़्यादा क्लोज था, अटैच था। 26 नंबर सवाल है हमारा, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी रिलीजन बेस्ड। उनका यही मानना था कि जो पढ़ाई होता है वो धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 27 नंबर सवाल है, हाउ मैनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंट इन हॉइनिंग दियर सीफरिंग स्किल। मतलब ये जो थे जॉर्डन कुक थे और उनकी जो वाइफ थी, इन्होंने कितने दिन तक सीफरिंग स्किल सीखी थी। क्यों, क्योंकि इनको जाना था वर्ल्ड टूर पे नाव से पूरी दुनिया घूमने। तो ये कितने साल तक इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी, तो 16 सालों तक इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। केप टाउन तक बहुत आराम से चला था, उसके बाद इनके जीवन में आया था भूकंप। हु ज्वाइंट जॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द सदर्न इंडियन ओशन। बेसिकली जॉर्डन कुक को कौन ज्वाइन किया, जॉर्डन कुक के साथ कौन मिले इन सदर्न इंडियन ओशन में, क्यों, टू टैकल सदर्न इंडियन ओशन। ये जो सदर्न इंडियन ओशन में भूचाल हो गया था, सुनामी टाइप में आने लगी थी, तो कौन इनको ज्वाइन किया था, तो इनको ज्वाइन किया था रॉबर्ट हैमिल्टन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, एक सेकंड, सॉरी, इनको मिला था, इनको कौन ज्वाइन किया था, तो इनको बेसिकली ज्वाइन किए थे ये लैरी विगिल एंड हर्ब शीगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 29 नंबर सवाल है, द टॉम्ब ऑफ द किंग टूट वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये जो बेसिकली टॉम्ब था किंग टूट का, वो किसके द्वारा डिस्कवर किया था, तो हार्वर्ड सेंटर के द्वारा डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 30 नंबर सवाल, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वर बिल्ड नोन एज, जहाँ पे इजिप्शियन किंग्स को दफना दिया जाता था, उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे वैली ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं की घाटियां। 31 नंबर सवाल है, द गंगाधरपंत गायतोंडे वॉज अ प्रोफेसर ऑफ। गंगाधरपंत गायतोंडे
किसके प्रोफेसर थे, बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर थे, तो वो थे हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट। 32 नंबर सवाल है, वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट कोरा, कोरा कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाता था, तो माउंट कैलाश पे जाता था। 33 नंबर सवाल, व्हाट डिड लामो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, फेयरवेल प्रेजेंट के तौर पर लामो ने ऑथर को क्या दिया था, तो इन्होंने ऑथर को दिया था प्रेजेंट के तौर पर एक कोट, और कैसा कोट था, शीप स्किन कोट। ठीक है, हाउ मैनी टाइम डिड ऑथर विजिट्स मिस्टर डॉर्लिंग्स होम, हाउस लिख दिया, कोई बात नहीं, जो ऑथर थे वो मिस्टर डॉर्लिंग्स होम, डॉर्लिंग्स के घर, मिसेस डॉर्लिंग्स के घर कितने बार विजिट किए थे, तो इन्होंने विजिट किया था हमारा 2 बार, तो ट्वाइस इज राइट आंसर। 35 नंबर सवाल है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 डैश बॉयज, वो जो बेसिकली जो समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्सेस है, ये तो कहानी है 2 लड़कों की, और वो बेसिकली लड़के कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो आर्मेनिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आर्मेनिया इज द राइट आंसर। 36 नंबर सवाल है, हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन था, मुराद, आराम, या फिर जॉन बायरो, या फिर कौन थे, तो जॉन बायरो ही थे इसके असली मालिक, तो जॉन बायरो इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पियर्सन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए, मिसेस क्या है, फिट्जगेरल्ड। हाँ, 38 नंबर सवाल है, एंड्रयू मैनसन वाज डैश बाय प्रोफेशन, एंड्रयू मैनसन प्रोफेशन से क्या थे, तो एंड्रयू मैनसन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बोलो, प्रोफेशन से बाय थे एक डॉक्टर, वो डॉक्टर थे। 39 नंबर सवाल है, द किंग लॉस्ट हिज क्राउड अंडर द आर्च बिकॉज द आर्च वॉज बिल्ड क्रूक्ड, द आर्च वॉज बिल्ड टू लो, हाँ यही सही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नीचा बना हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Here we have our last question of the day, and this question says to us that according to the poem, the tale of the melon city, who was finally hanged, अंत में किसे फांसी का सजा मिला था, तो इससे मिला था हमारे राजा को ही मिला था। ठीक है, तो भाई ये थी आज आपकी 40 क्वेश्चन क्लास 11 के बच्चों के लिए, उनका सॉल्यूशन हो गया थोड़ा ज़्यादा ही लंबा, कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा और आपको ये सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट अगेन है, आप चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, आप सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक चीज़ की, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब चाहता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।